सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज एक हैंडबुक जारी की है, जिस हैंडबुक में महिलाओं के प्रति यानी लैंगिक भेदभाव को दर्शाने वाले या लोगों की पूर्वाग्रह की मानसिकता को दर्शाने वाले कुछ शब्दों को, शब्द समूहों को, वाक्यों को प्रतिबंधित किया गया है। यानी ये सलाह दी गई है जिसमें जजेस भी हैं, वकील भी हैं और इस मामले से जुड़े सारे लोग जो लीगल फ्रेटर्निटी के तहत आते हैं, उन सारे लोगों के लिए एक हैंडबुक दी गई है कि किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैं ये बता दूं, 30 पन्ने की ये गाइड बुक है यानी हैंडबुक है, जिसमें ये बताया गया है कि आप किसी भी महिला को प्रोस्टिट्यूट शब्द नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक ये फैसले सुनवाई के समय, किसी भी मामले की सुनवाई के समय वकील अपनी दलीलों में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जज अपने फैसले में नहीं कर सकते हैं या आदेश में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा ये हम लोगों पर भी लागू होता है कि हम इसके रिपोर्ट करते समय इन तमाम चीज़ों से बच कर रहेंगे। जो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो गाइडलाइन दी है, उसका पालन करना है। अब इसमें आप देखिए तो 40 से ज़्यादा शब्दों और शब्द समूहों को कोर्ट ने शामिल किया है, जिसमें कानून के जानकार यानी जस्टिस गीता मित्तल और कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने, और महिला विदुषियाँ हैं जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, उन्होंने ये सारी शब्दावली तैयार की है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों के इस्तेमाल से बचना है। अब जैसे विवाहेतर संबंध है तो इसको विवाहेतर संबंध ही कहा जाएगा। इसको रखेल या अगर देह व्यापार करने वाली कोई महिला है तो उसको प्रोस्टिट्यूट नहीं कहेंगे, उसके लिए अलग शब्दावली दी गई है। इसके साथ ही अगर बिना विवाह के कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि बिना विवाह के, जिसको बास्टर्ड कहते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में भी उसके लिए बहुत सारी गाली सूचक शब्दावलियाँ हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। बिना विवाह के अगर दो पुरुष और स्त्री साथ रहते हैं तो उसके लिए भी जो शब्दावली यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, उस शब्दावली से बचने की सलाह दी गई है और ये कहा गया कि वो इस्तेमाल ना करें। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिक्र किया गया, जिसमें स्पष्टता बताई गई है। अव्वल तो ये कि किसी महिला ने अगर रेपिस्ट जो उसके ऊपर बुरी निगाह रखता है, एडवांस हो रहा है, अगर वो उसमें स्पष्ट रूप से मना नहीं करती है तो इसको ये नहीं माना जाएगा कि महिला की मौन स्वीकृति थी। इसके साथ ही ये भी कि महिलाएं अगर छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसको भड़काऊ कपड़े पहनना नहीं कहा जाएगा, उसको क्लोथिंग लिखा जाएगा, क्लोथिंग कहा जाएगा यानी कपड़े। आप तय नहीं करेंगे कि छोटे कपड़े, बड़े कपड़े क्या है। इसके अलावा बहुत सारी एक बात और, जिसमें ये कि ये तो लोग मानते हैं कि किसी महिला का शारीरिक शोषण हो, शारीरिक शोषण यानी रेप, बलात्कार, उस समय उसके महिला के तन के साथ जो होता है वो उसके मान, सम्मान और गरिमा के खिलाफ है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि अगर बलात्कारी पीड़ित युवती या महिला से विवाह करने को तैयार हो जाए तो उसका जो अपमान है या उसकी गरिमा से खिलवाड़ है वो दुरुस्त हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये मानना कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं, महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति नहीं होती है, कम होती है, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। प्रोहिबिटेड, प्रतिबंधित हैं। इस तरह की दलीलें भी नहीं दी जा सकेंगी। और ऐसे 40 से ज़्यादा शब्द समूह और वाक्य हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 30 पेज की हैंडबुक में ये कहा है क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या नहीं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस शब्दावली निर्माण का मकसद किसी भी फैसले को, पुराने फैसलों को गलत साबित करना नहीं है, ना ही हम किसी का अपमान या सम्मान कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि आइंदा महिलाओं की गरिमा को और ज़्यादा सुस्थापित किया जा सके और उस गरिमा के साथ शाब्दिक खिलवाड़ नहीं किया जा सके। इसलिए हमने ये गाइड बुक तैयार की है और ये निर्देशिका लोगों को, वकीलों को, जजों को, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सारे लोगों को इसका अध्ययन करना है और इसकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है, ताकि जेंडर न्यूट्रलिटी उसकी ओर बढ़ सके, लैंगिक समानता की ओर बढ़ सके। लैंगिक भेदभाव की वजह से इन शब्दावलियों का, शब्द समूहों का इस्तेमाल बंद किया जाए, ताकि नई सदी में, नए समय में, नए ज़माने में हम नई सोच के साथ आगे आ सकें, जिसमें न्यायपालिका भी अपना रोल अदा कर सके।